हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है छत्तीसगढ़ सर्किल में 2022 में जो एमटीएस का या पोस्टमैन या मेल गार्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था पेपर फर्स्ट। आज हम लोग पेपर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। पेपर फर्स्ट का जो पार्ट ए है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पेपर फर्स्ट का जो पार्ट ए है उसके बारे में चर्चा करेंगे और पार्ट बी जिसमें 10 नंबर के मैथ्स के क्वेश्चंस और 10 नंबर के जीके के क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको कहाँ से मिलेगी, इसके लिए आपको सिंपली हमारे जो कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज, उनको ज्वाइन करना पड़ेगा। और ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप लोग व्हाट्सएप नंबर 8890723468 पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अधिकार क्षेत्र में आता है, यानी कि जो अंडमान और निकोबार का जो क्षेत्र है वो किस सर्किल के अंतर्गत आता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। जो अंडमान और जो निकोबार का जो क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल सर्किल के अधीन आता है, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि मोस्टली जो सर्किल्स हैं उनका जो अधिकार क्षेत्र है वो एक राज्य की सीमाओं के भीतर ही है, लेकिन कुछ सर्कल्स का जो अधिकार क्षेत्र है वो एक राज्य की सीमा के अलावा अन्य किसी राज्य या अन्य किसी क्षेत्र को, रीजन को या अन्य किसी यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल करता है। उनमें से एक वेस्ट बंगाल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दो में पूछा गया वैल्यूएबल आर्टिकल कैन बी बुक्ड टू, मूल्य देय वस्तुओं को कहां के लिए बुक किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर एक में है कि एनी पोस्ट ऑफिस इन इंडिया, किसी भी पोस्ट ऑफिस के लिए कर सकते हैं, यानी कि जो भारत में कोई भी डाकघर है वहां के लिए बुक किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी में कि एनी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस इन इंडिया, भारत में किसी भी वितरण डाकघर में इसकी बुकिंग की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी में कि एनी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस एक्सेप्ट एंड आर्मी पोस्ट ऑफिस, यानी कि सेना डाकघर को छोड़कर भारत के किसी भी वितरण डाकघर में। और ऑप्शन नंबर डी में कि एनी पोस्ट ऑफिस एक्सेप्ट बीओ शाखा डाकघर को छोड़कर किसी भी डाकघर में। बेसिकली आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि जो बीपी आर्टिकल्स है, चाहे वो बीपी लेटर हो या पार्सल हो, वो कहाँ के लिए बुक किया जा सकता है। तो बीपी आर्टिकल्स को हम लोग सभी वितरण डाकघरों के लिए बुक कर सकते हैं, डिलीवरी पोस्ट ऑफिस के लिए बुक कर सकते हैं, लेकिन आर्मी पोस्ट ऑफिस हैं उनके लिए बुक नहीं कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर तीन में पूछा गया कि फिलेटेलिक उत्पादों के विदेशी ऑर्डर फिलेटेलिक ब्यूरो द्वारा पूरे किए जाते हैं, यानी कि जो फिलेटेलिक उत्पाद है, फिलेटेलिक के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको अगर कोई व्यक्ति जो कि फॉरेन में है, विदेश में है, वो अगर उनको लेना चाहता है तो उनके जो ऑर्डर्स हैं वो कहाँ पर आते हैं या उनकी ज़रूरतों को कौन पूरा करता है। तो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने वाला है बम्बई जीपीओ, जिसे आज की डेट में मुंबई जीपीओ के नाम से भी हम लोग जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चार में पूछा गया मशीन फ्रंट आर्टिकल पोस्टेड इन लेटर बॉक्सेस शैल बी ट्रीटेड एज, यानी कि जो मशीन फ्रंट के जो आर्टिकल्स हैं अगर उन्हें लेटर बॉक्स में पोस्ट कर दिया जाए तो उनके साथ में कैसा व्यवहार किया जाता है। तो पत्र पेटी में डाले गए मशीन फ्रंट आर्टिकल्स को अनपेड आर्टिकल्स माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। अगर कोई डाक वस्तु है और उस पर फ्रैंकिंग मशीन की छाप लगाई हुई है और उस आर्टिकल को किसी व्यक्ति ने लेटर बॉक्स में ला करके पोस्ट कर दिया या डाल दिया, तो उस आर्टिकल को जब निकाला जाएगा तो उस आर्टिकल को अनपेड आर्टिकल की तरह ट्रीट किया जाता है, यानी कि ऐसा माना जाएगा कि उस पर कोई भी चार्ज नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पांच में पूछा गया कि फैसिलिटी ऑफ प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज बाई कैश इज अवेलेबल फॉर, नगद द्वारा डाक के पूर्व भुगतान की जो सुविधा है वो किन के लिए उपलब्ध है। तो प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश किन के लिए उपलब्ध होती है, तो वो पोस्ट कार्ड के लिए भी उपलब्ध होती है, वो इनलैंड लेटर कार्ड्स के लिए भी होती है, वो लेटर्स के लिए भी होती है,
अनरजिस्टर्ड पार्सल्स के लिए भी होती है, और कई जगह पर 50 से ज्यादा रजिस्टर्ड आर्टिकल्स के लिए भी ये सुविधाएं वो उपलब्ध होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर, पांचवें का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि मेल्स फॉर नेवी पर्सनल ऑन बोर्ड शुड बी एड्रेस टू, यानी कि जहाज में सवार नौसेना कर्मियों के लिए जो डाक है वो किनको संबोधित की जाती है। तो जो नेवी पर्सनल की जो डाक है वो फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे या फ्लीट मेल ऑफिस मुंबई के लिए संबोधित की जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। सिंपली इसमें क्या होता है कि जो नेवी में जो लोग काम कर रहे हैं, नेवी के जो पर्सनल है, नेवी में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, कार्मिक हैं, उनकी जो डाक है वो उनके नाम पते के साथ साथ केयर ऑफ फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे या मुंबई के नाम से भेजी जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स आर, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर पंजीकृत समाचार पत्र क्या है। तो पंजीकृत समाचार पत्र एक्चुअल में सेकंड क्लास की मेल होती है। कौन से क्लास की मेल होती है? द्वितीय श्रेणी की मेल होती है, द्वितीय श्रेणी की मेल होती है। लेकिन जब इनकी छटाई की जाती है तब इन्हें फर्स्ट क्लास मेल यानी कि प्रथम श्रेणी की डाक माना जाता है। यानी कि शॉर्टिंग के समय पर इनको माना जाएगा प्रथम श्रेणी की डाक, और ये होती कौन सी है? ये द्वितीय श्रेणी की डाक होती है। तो डाकों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो डाकों को, पोस्टल आर्टिकल्स को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है फर्स्ट क्लास मेल, दूसरा है सेकंड क्लास मेल। प्रथम श्रेणी की जो डाक है उनमें कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं? तो उनमें आते हैं पोस्ट कार्ड, दूसरा है लेटर, तीसरा है इनलैंड लेटर कार्ड, अंतर्देशीय लेटर कार्ड इसमें आते हैं। तो इन तीनों के अलावा जो भी आर्टिकल्स हैं वो सभी सेकंड क्लास की मेल में आएंगे। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि फर्स्ट क्लास की मेल में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। और आपसे इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फर्स्ट क्लास की मेल नहीं है, और आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें। पहला है पोस्ट कार्ड, दूसरा है लेटर, तीसरा है इनलैंड पोस्ट कार्ड, चौथा है स्पीड पोस्ट। तो स्पीड पोस्ट फर्स्ट क्लास की मेल नहीं है, ये सेकंड क्लास की मेल है, बाकी के फर्स्ट क्लास की मेल है। और इसी ऑप्शन में स्पीड पोस्ट की जगह पर आपको चेंज कर करके दे सकता है, कई बार रजिस्टर्ड पोस्ट दे सकता है, कई बार पार्सल दे सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है। तो फर्स्ट क्लास की मेल्स को आप लोगों को ध्यान रखना है। फर्स्ट क्लास की मेल्स है, सबसे पहले पोस्ट कार्ड, दूसरा है लेटर, और तीसरा है इनलैंड लेटर कार्ड, अंतर्देशीय लेटर कार्ड यानी कि अंतर्देशीय एलसी ILC जिसे हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है पेरिसेबल बायोलॉजिकल सब्सटेंस, खराब होने वाले जैविक वस्तुएं क्या होती हैं? तो खराब होने वाली जो जैविक वस्तुएं हैं इन्हें हम लोग लेटर पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं, लेकिन इनकी जब पैकिंग की जाती है उस समय ध्यान रखा जाता है कि इनकी जो पैकिंग है वो स्पेशल तरीके से की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। इससे हम लोग बाई पोस्ट भेज सकते हैं, लेटर पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं, लेकिन इसकी पैकिंग संबंधी नियमों को फॉलो करना होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया वेट ऑफ लेटर कार्ड शुड नॉट एक्सीड। लेटर कार्ड जहां भी आपको दिखे, लेटर कार्ड आपको जहां कहीं भी देखने को मिले, इसका मतलब सिंपल सा क्या है? इसका मतलब है इनलैंड लेटर कार्ड। इनलैंड लेटर कार्ड होता है इसका मतलब, इनलैंड लेटर कार्ड, इनलैंड लेटर कार्ड ILC जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, इसका एक ही मीनिंग है। यानी कि ILC का पूरा नाम है इनलैंड लेटर कार्ड, और इनलैंड लेटर कार्ड को लेटर कार्ड्स भी बोला जाता है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो। प्रश्न में पूछा गया पत्र कार्ड का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? तो ILC इनलैंड लेटर कार्ड का अधिकतम वजन 5 ग्राम तक हो सकता है, 5 ग्राम तक हो सकता है। ऑप्शंस नहीं दिए हैं, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है 5 ग्राम तक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि सैंपल इन्विटेशन कार्ड कैन बी सेंट थ्रू, यानी कि जो सैंपल इन्विटेशन कार्ड है, नमूना जो निमंत्रण कार्ड है, वो किसके माध्यम से भेजे जाते हैं? तो सैंपल इन्विटेशन कार्ड्स सिर्फ और सिर्फ बुक पैकेट्स के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में प्रश्न में पूछा गया कि ऑफिस फाइल्स कंटेनिंग नोट्स
and orders or draft letters and fair copies exchanged between government officers and his office may be sent by post as, यानी कि जो टिप्पणियां हैं या जो आदेश हैं या जो मसौदा पत्र है और जो निष्पक्ष प्रतियां हैं जो कि किन किन के बीच में एक्सचेंज होंगी, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं और उनकी जो ऑफिस है, इनके बीच में जो एक्सचेंज होती है, आदान प्रदान होती है, इन्हें किस माध्यम से भेजा जा सकता है? तो इन्हें लेटर के माध्यम से भी भेज सकते हैं, अगर चाहे तो इसे पैकेट्स के माध्यम से भी भेजा जा सकता है, अगर चाहे तो इसे पार्सल के रूप में भेजा जा सकता है। जैसा प्रेषक की इच्छा होगी, जैसा सेंडर की मर्जी होगी, उस इच्छा से भेजा जा सकता है, यानी कि तीनों में से किसी एक तरीके से भेजा जा सकता है। इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12वें प्रश्न में व्हाट इज द रेट ऑफ डिस्काउंट फॉर द वॉक इन कस्टमर हु बुक्स स्पीड पोस्ट फॉर ₹3000, यानी कि 3000 रुपए तक के स्पीड पोस्ट बुक करने वाले ग्राहक को कितनी छूट दी जाती है? वॉक इन कस्टमर का मतलब क्या होता है? वॉक इन कस्टमर का मतलब होता है कि कोई भी कस्टमर भले ही इसमें पोस्ट ऑफिस के साथ में कोई एग्रीमेंट नहीं किया हो, उसे कहते हैं वॉक इन कस्टमर। अगर वॉक इन कस्टमर एक दिन में 3000 रुपए की स्पीड पोस्ट बुक करवाता है तो उसे कितनी छूट दी जाएगी, यह सवाल पूछा गया है। तो कोई भी वॉक इन कस्टमर जो कि एक दिन में 2,00,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की स्पीड पोस्ट बुक करवाता है, एक ऑफिस से 2,000 रुपए से लेकर के 1 लाख तक की स्पीड पोस्ट बुक करवाता है तो उसे 5% की छूट दी जाती है। जो लोग 1 लाख रुपए से ज्यादा तक की स्पीड पोस्ट बुक करवाते हैं उन्हें 10% छूट दी जाती है। इसलिए आपसे पूछा गया 3000, यानी कि आप लोग इस रेंज में आओगे 2000 से लेकर के 1 लाख वाली में, और आपको छूट कितनी मिलेगी? 5%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13वें प्रश्न में पूछा गया डेंजरस गुड्स मींस आर्टिकल विच आर कैपेबल ऑफ पोजिंग आर रिस्क टू, यानी कि डेंजरस गुड्स का क्या अर्थ है? ऐसी वस्तुएं जो किनको जोखिम में डाल सकती हैं। तो ऐसी वस्तुएं जो कि एम्प्लॉइज को, यानी कि पोस्टल एम्प्लॉइज, डाक कर्मियों को परेशानी में डाल सकती हैं, उन्हें डेंजरस गुड्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14वें प्रश्न में पूछा गया स्टैम्प्स टू द होल्डर ऑफ फिलेटेलिक डिपॉजिट अकाउंट विल बी डिस्पैच्ड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, द चार्जेस फॉर द सेड सर्विस इज। इसमें यह पूछा गया है कि ये फिलेटेली है, यानी कि फिलेटेली है ये। अगर किसी व्यक्ति ने फिलेटेली में अपना अकाउंट खुलवा रखा है, कौन सा? फिलेटेलिक डिपॉजिट अकाउंट, फिलेटेलिक डिपॉजिट अकाउंट खुलवा रखा है, और उस फिलेटेलिक डिपॉजिट अकाउंट के तहत आप लोगों को डाक टिकटें भेजी जाती हैं। और डाक टिकटें कैसे भेजी जाती हैं? बाय रजिस्टर्ड पोस्ट भेजी जाती हैं। पंजीकृत डाकों से आपको भेजा जाता है, रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजते हैं। और उस डाक को भेजते समय एक लाइन यूज की जाती है या एक टैग यूज किया जाता है, और उसका नाम है ऑन पोस्टल सर्विसेज। ऑन पोस्टल सर्विस, यानी कि भारतीय डाक सेवा, ऑन पोस्टल सर्विस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। और ऑन पोस्टल सर्विस जैसे ही शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा तो इसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, यानी कि इसे फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा जाता है। अगर कोई व्यक्ति इसे इंश्योर्ड पोस्ट के माध्यम से मंगवाना चाहता है, अपनी डाक टिकटों को बीमित करवा के लेना चाहते हैं, तो उनके फिलेटेलिक डिपॉजिट अकाउंट से इस संबंध में पैसे काटे जाते हैं, यानी कि उनकी जो जमा राशि है वहां से पैसे काटे जाते हैं। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। अगर डाक आ रही है, डाक टिकटें आ रही हैं, तो आपको कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है। अगर इंश्योर्ड पोस्ट के माध्यम से आएगी तो आपको चार्जेस देने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15वें प्रश्न में पूछा गया कि द चार्जेस पर इंसर्शन अंडर बिल मेल सर्विस इज। बिल मेल सेवा के तहत प्रति प्रविष्टि शुल्क क्या है? आपसे क्या पूछा जा रहा है कि बिल मेल सर्विस के तहत इंसर्शन चार्जेस क्या है? इंसर्शन जो चार्जेस है वो होते हैं 25 पैसे। 25 पैसे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। और 25 पैसे को
जब हम लोग रुपयों में लिखेंगे तो आप लोग इस तरीके से लिखोगे 0.0.25 रुपए, इस तरीके से लिखेंगे। ऑप्शंस दो तरीके से आपको दिए जा सकते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके लिए कितने चार्जेस? 25 पैसे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16वें प्रश्न में पूछा गया कि इफ द BNPL कस्टमर फेल्स टू पे द ड्यूज बाय ड्यू डेट देन द रेट ऑफ पेनल्टी इज, यानी कि अगर कोई BNPL वाला कस्टमर है, BNPL का पूरा नाम क्या है? BNPL का पूरा नाम है बुक नाउ पे लेटर, यानी कि आप लोग बुकिंग अभी करवाओ और पैसा बाद में दे सकते हैं, यानी कि बिल के माध्यम से पैसा दिया जाता है। BNPL की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। BNPL का पूरा नाम है बुक नाउ पे लेटर। अगर कोई व्यक्ति BNPL फैसिलिटी का यूज करता है और वो पोस्ट ऑफिस जिसमें BNPL के जो आर्टिकल्स हैं उनको पोस्ट किया जाता है, यानी कि ऐसे समझें आप लोग, ये व्यक्ति है ए, इसने BNPL की फैसिलिटी ले रखी है और ये बी पोस्ट ऑफिस में आकर के अपनी डाक वस्तुओं को पोस्ट करता है। ये जो डाक घर है, पोस्ट ऑफिस है, वो अगले महीने की, यानी कि एक महीने में जितनी डाक बुक की उसके अगले महीने के 7वीं तारीख को अपना बिल बना करके भेजते हैं, और 7वीं तारीख से लेकर के जो महीने का अंतिम दिन है, इससे पहले इस बिल का पेमेंट करना होता है। अगर कोई व्यक्ति इस बिल का पेमेंट नहीं करता है तो आपसे पूछा गया कि कितनी पेनल्टी लगेगी, तो उन पर पेनल्टी लगती है 12% पर एनम, 12% प्रति वर्ष। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया ECS मीन्स, यानी कि ECS की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, तो ECS की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस, आप लोगों को ECS की फुल फॉर्म याद रखनी है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। ऑप्शन नंबर 1 में इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर बी में इलेक्ट्रिकल कैश सर्विस, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट सर्विस, जो कि गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो 17 के लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18वें प्रश्न में पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्विस कैन नॉट बी अवेल्ड थ्रू IPV मोबाइल एप्लीकेशन। निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं IPV मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से प्राप्त नहीं की जा सकती हैं? तो IPPV के माध्यम से कौन कौन सी सर्विसेज आप लोग ले सकते हैं? सबसे पहले RD अकाउंट में जमा कर सकते हैं, PPF अकाउंट में जमा कर सकते हैं, SSA अकाउंट में जमा कर सकते हैं। तीनों अकाउंट में जमा कर सकते हैं आप लोग पैसा। उसके अलावा PLI या RPLI जमा कर सकते हैं, तीसरा काम क्या कर सकते हैं आप लोग? लोन अगेंस्ट RD, यानी कि RD पर आप लोग लोन ले सकते हैं। लोन अगेंस्ट RD यानी कि LARD ले भी सुविधा का लाभ ले सकते हैं। लोन अगेंस्ट RD अकाउंट ले सकते हैं, यानी कि RD पर आप लोग लोन ले सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज आपको IPV के एप्लीकेशन से मिलती है। ऑप्शन नंबर 1 में क्या है? ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी टू RD अकाउंट, RD खाते में ऑनलाइन भुगतान की सुविधा, यानी कि आप लोग पैसा जमा कर सकते हैं, सही है। ऑप्शन नंबर बी PPF अकाउंट में पैसा जमा कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी टू SSA अकाउंट, SSA में पैसा जमा कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी RD और PPF अकाउंट खोल सकते हैं, तो ये गलत है। IPV के माध्यम से RD और PPF के अकाउंट नहीं खोले जा सकते हैं, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19वें प्रश्न में पूछा गया व्हाट इज द चार्जेस फॉर अवेलिंग विड्रॉल थ्रू अदर बैंक ATMs आफ्टर फ्री ट्रांजेक्शंस, यानी कि इस तरीके से आप लोग समझिए कि आपके पास में पोस्ट ऑफिस का एक ATM है, और ATM कौन सा है? पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट पर आपको ATM दिए जाते हैं। तो पोस्ट ऑफिस का आपके पास में ATM है, मेरा आपके पास है पोस्ट ऑफिस का ATM, और ये आपकी ATM मशीन है आपके पोस्ट ऑफिस की, और एक ये मशीन है आपके पास में अदर बैंक की ATM की। मान लेते हैं आपके पास में SBI या PNB के अकाउंट या HDFC का ये ATM है। तो प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपके पास में ATM है, लेकिन आप अदर बैंक के ATM से सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, यानी कि इस ATM से आप लोग सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, और कुछ ट्रांजेक्शन्स फ्री होते हैं, लेकिन फ्री ट्रांजेक्शन्स के बाद में आप लोगों को कितना चार्ज देना होता है? तो फ्री ट्रांजेक्शन्स के बाद में
अगर आप लोग विड्रॉल यानी कि पैसे निकालना चाहते हैं तो आपको 20 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज देना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20वें प्रश्न में पूछा गया व्हाट आर द चार्जेस फॉर ट्रांसफर ऑफ पीपीएफ अकाउंट फ्रॉम वन पोस्ट ऑफिस टू अनदर। एक डाकघर से, एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में आपको अपना पीपीएफ अकाउंट ट्रांसफर करना है, स्थानांतरित करना है, तो इसके लिए कितने चार्जेस हैं? तो इसके लिए चार्जेस लगते हैं 100 रुपीज प्लस जीएसटी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21वें प्रश्न में पूछा गया व्हाट इज द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ सुकन्या समृद्धि अकाउंट। एसएसए अकाउंट की परिपक्वता अवधि क्या है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो एसएसए अकाउंट की जो मैच्योरिटी टाइम है वो खाता खोलने से 21 वर्ष पूर्ण होने पर इस खाते को मैच्योर किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। 21 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग, खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 22वें प्रश्न में पूछा गया व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर एमआईएस जॉइंट अकाउंट ऑपरेटेड बाई 3 एडल्ट्स, यानी कि जो एमआईएस का जो जॉइंट अकाउंट है वो 3 वयस्क व्यक्तियों के द्वारा खोला जाता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। दूसरा, एमआईएस अकाउंट न्यूनतम 1000 रुपए से खोल सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एमआईएस का अगर सिंगल अकाउंट है तो अधिकतम एमआईएस का सिंगल अकाउंट, एकल अकाउंट 4.5 लाख रुपए से खोला जा सकता है। ज्वाइंट में 3 वयस्क मिलकर के अधिकतम 9 लाख रुपए तक का अकाउंट खोल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। आपसे पूछा गया ज्वाइंट में 9 लाख की लिमिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23वें प्रश्न में पूछा गया व्हाट इज द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टीडी इंटरेस्ट। टीडी की ब्याज जो होती है उसकी गणना कैसे की जाती है? तो टीडी की जो ब्याज है वो क्वार्टरली से मतलब तिमाही रूप से आपकी गणना की जाती है, और उसका जो पेमेंट है वो कैसे किया जाता है? एनुअली उसका पेमेंट किया जाता है। आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, एनुअली पेमेंट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। टीडी से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट ये याद रखने हैं आपको कि टीडी का खाता मिनिमम 1000 रुपए से खोला जा सकता है। कोई भी व्यक्ति कितने भी अकाउंट खोल सकता है, कोई भी व्यक्ति अपने नाम से खोल सकता है, कितनी भी राशि का खोल सकता है, यानी कि अपर लिमिट नहीं है, न्यूनतम की लिमिट है, कम से कम 1000 रुपए से खाता खोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 24वें प्रश्न में पूछा गया कि सेंट्रल बैक ऑफिस क्या है? तो सेंट्रल बैक ऑफिस होती है डी सेक्शन पार्सल डायरेक्टरेट का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। बात करें यूबीओ के बारे में, यूबीओ कौन है? तो सभी प्रकार के पोस्ट ऑफिस बीओ को छोड़ करके यूबीओ के रूप में, यूनिट बैक ऑफिस के रूप में जानी जाती है। बात करें डीबीओ के बारे में, डिस्ट्रिक्ट बैक ऑफिस के बारे में, तो सभी एचआरओ, हेड रिकॉर्ड ऑफिस या सब रिकॉर्ड ऑफिस, कई जगह पर अपवाद स्वरूप हेड ऑफिस को भी डिस्ट्रिक्ट बैक ऑफिस के रूप में जाना जाता है। बात करें सीबीओ यानी कि सर्किल बैक ऑफिस की, तो सर्किल बैक ऑफिस किन्हें कहते हैं? तो जो पोस्टल स्टोर डिपोट्स होती हैं, पीएचडी जो होती है सर्किल्स में, उनको सर्किल बैक ऑफिस के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 में डेफिनेशन है, इसमें पूछा गया है कि अ सॉर्टिंग असिस्टेंट हु वर्क्स विद अ सॉर्टिंग ऑफिस ओवर ओनली अ पोर्शन ऑफ इट्स वर्किंग आवर्स टू असिस्ट द सेट वेयर द वर्क इज हैवी इज कॉल्ड। यानी कि एक सॉर्टिंग असिस्टेंट है और इसे एक ऐसी ऑफिस में लगा दिया जहां पर वर्कलोड ज्यादा है, यानी कि एक ऐसी पोस्ट ऑफिस में लगा दिया जहां पर वर्कलोड ज्यादा है, तो इस व्यक्ति को किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इस व्यक्ति को कहते हैं सब्सिडरी सॉर्टिंग असिस्टेंट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। ये डेफिनेशन है सब्सिडरी सॉर्टिंग असिस्टेंट की। सॉर्टिंग असिस्टेंट कौन होते हैं? तो जो आरएमएस ऑफिसेज होती हैं उनमें सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स जो होते हैं, सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स
या बात करें आप लोग मेल गार्ड, या बात करें आप लोग 4th क्लास के जो सर्वेंट्स हैं यानी कि जो एमपीएस है, इनको छोड़ करके सभी स्टाफ्स को सॉर्टिंग असिस्टेंट के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 में प्रश्न पूछा गया कि मेल बैग बिटवीन कैश ऑफिस एंड सब ऑफिस टू विच इट फाइनेंसेस कंटेनिंग रजिस्टर्ड बैग विद कैश बैग आर डिस्टिंग्विश्ड विद अ सिंबल। यानी कि एक मेल बैग है, एक मेल थैला है, किन किन के बीच में वो आदान प्रदान हो रहा है उसका, तो एक कैश ऑफिस है, दूसरा है सब ऑफिस, इनके बीच में। और रजिस्टर्ड बैग के अंदर क्या है, रजिस्टर्ड बैग के अंदर एक कैश बैग है। तो इससे किस सिंबल से इसे अलग करते हैं ये आपको पूछा गया है। तो इसके लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो किया जाता है एफ, और ये प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27वें प्रश्न में पूछा गया है कि इंश्योर्ड बैग्स क्या है। तो इंश्योर्ड बैग्स ना तो ड्यू बैग होते हैं और ना ही वो अनयूजुअल बैग्स होते हैं। यानी कि इंश्योर्ड बैग्स ना तो ड्यू बैग होते हैं ना ही वो अनयूजुअल बैग्स होते हैं, वो दोनों में से कोई एक होते हैं। नेदर अ ड्यू बैग नॉट अ अनयूजुअल बैग्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। और जब भी इंश्योर्ड बैग बंद किए जाते हैं तो इनको, जैसे अगर किसी को आपको इंश्योर्ड पार्सल बुक करना है, यानी कि आपके पास में 2 बैग है, एक तो है पार्सल का, दूसरा है इंश्योर्ड पार्सल का। तो इंश्योर्ड पार्सल वाला बैग पार्सल वाले बैग के अंदर बंद किया जाता है, यानी कि इसे आप लोग लूज बंद नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास में पार्सल बैग नहीं है और आपके पास में सिर्फ और सिर्फ इंश्योर्ड पार्सल का बैग है, तो आप लोग इसे मेल बैग में बंद करके भेजेंगे, आप लोग इन बातों का भी ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 28वां प्रश्न आपका आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन फिर भी आप लोग इसका आंसर देख लेंगे। ऑप्शन 28वां प्रश्न है कि व्हेन प्लूरल मेल बैग आर क्लोज रजिस्टर्ड बैग आर ऑलवेज प्लेस्ड इन। यानी कि जब भी प्लूरल मेल बैग को बंद किया जाता है तब रजिस्टर्ड बैग को कहां पर प्लेस किया जाता है ये पूछा गया है। तो रजिस्टर्ड बैग को हमेशा बैग नंबर 1 में क्लोज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में प्रश्न पूछा गया अ लेवल टाइड ऑन द टॉप ऑफ द लेवल्ड बंडल इज कॉल्ड। यानी कि एक लेवल बंडल है और उसके ऊपर एक लेबल चिपका दिया, इस लेबल को क्या कहते हैं। तो लेबल बंडल के ऊपर जो लेबल लगाया जाता है उसे कहते हैं चेक स्लिप। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30वां जो प्रश्न है वो भी आपका आउट ऑफ सिलेबस था, सिलेबस से आपका बाहर था, लेकिन फिर भी आप लोग इसे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में बल्क बैग क्या होता है। तो बल्क बैग एक स्पेशल बैग है जिसमें हम लोग प्रिंटेड पेपर्स को भेज सकते हैं। कहां के लिए, या तो वो विदेशों के लिए भेज सकते हैं या विदेश से अपने देश के लिए भेजा जा सकता है। यानी कि या तो प्रिंटेड पेपर्स को स्पेशल बैग के माध्यम से किसी फॉरेन कंट्रीज के लिए भेजेंगे या फॉरेन कंट्री से हमारे देश के लिए आ सकता है। यानी कि इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या होगा, इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से हम लोगों ने छत्तीसगढ़ सर्कल का जो पेपर फर्स्ट था उसका जो पार्ट ए है उसको कवर कर लिया है। और इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।